देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल बदले हुए तेवर में नजर आए। केनाल रेस्ट हाउस में उन्होंने कई घंटों तक लोगों की जन समस्याएं सुनी। कई महीनों से बंद पड़ी पेंशन की समस्या लेकर पहुंची महिला को सीएम मनोहर लाल ने अपनी जेब से 2500 रुपए निकाल कर दिए और आश्वस्त किया कि अगले महीने से पेंशन खाते में आएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम मनोहर लाल का उदार चेहरा। वृद्धा को जेब से निकाल कर दिए पैसे। पेंशन की समस्या का किया समाधान। लो, इस महीने की पेंशन और अगले महीने घर आ जाएगी। ये कहना है सीएम मनोहर लाल का एक बुजुर्ग से, जो सीएम के पास पेंशन कटने की शिकायत लेकर आए थे। सीएम मनोहर लाल ने दरिया दिली दिखाते हुए महिला को अपने हाथों से 2500 रुपए दिए। दरअसल पाड़ा मोहल्ला की रहने वाली पिंकी सीएम के सामने अपनी पेंशन की समस्या को लेकर पहुंची थी, जिसने बताया कि उसे कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि पेंशन के रुपयों से ही उसका घर चलता था। ऐसे में उसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी रुपए नहीं है। इस पर सीएम ने बिना देर किए अपनी जेब से रुपए निकालकर उसे दे दिए और कहा कि अगले महीने से पेंशन आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने रोहतक के जनता दरबार में लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं का मौके पर निदान किया। साथ ही फरियादियों से कहा कि अगर आपकी किसी समस्या का समाधान अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो उसकी तुरंत शिकायत करें। दरअसल सीएम मनोहर लाल केनाल रेस्ट हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक एक कर काफी फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकतर मामले पेंशन से संबंधित रहे। इस पर सीएम ने आश्वासन दिया कि रोहतक से 107 लोगों की शिकायतें मिली थी, जिनकी पेंशन नहीं आ रही थी। उनमें से 70 लोगों की पेंशन बना दी गई और बाकी भी जल्द ठीक कर दी जाएगी। इस दौरान एक व्यक्ति शस्त्र लाइसेंस की समस्या लेकर पहुंचा, जिस पर सीएम ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, लाइसेंस बनकर घर पहुंच जाएगा। अर्थात पात्र और अपात्र इसका एक वर्गीकरण करने के बाद कुछ लोगों की पेंशन कटी। ये जो शोर मचाया जा रहा है इतनी कट गई इतनी कट गई, 2,70,000 पेंशन तो साल भर में जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है उनकी पेंशन साथ साथ कटती है। जैसे ही किसी की डेथ होती है और परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर हो जाता है तो उसकी पेंशन पहले तो बैंक में जाती रहती थी, कई महीने तक बैंक में जाती थी, डिस्बर्समेंट नहीं होती थी, या डिस्बर्समेंट में भी फर्जी मामला जो होता था कि उसके कार्ड को लेकर के और कोई भी व्यक्ति उसका पिन डाल के और निकाल लेता था, या बैंक खातों से भी वो निकलती रहती थी, वो तुरंत बंद होती है क्योंकि रियल टाइम पर डेथ और बर्थ ये रजिस्टर होता है। तो जैसे ही डेथ रजिस्ट्रेशन होती है उसी समय उसकी पेंशन बंद होती है। तो ऐसे लगभग पिछले साल भर में 2,70,000 केसेस जिनकी डेथ के कारण से बंद हुई होनी चाहिए थी, उसको भी लोग कहते हैं इतनी पेंशन कट गई। वो कट नहीं है, बंद हुई है। और जो पेंशन कटी उसके अंदर क्योंकि सर्वे कई सोर्सेज से कराया गया है, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां भी हुई हैं। उन गलतियों को हमने जो भी शिकायत हमको मिलती है उसको वेरीफाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, ताकि कहीं भी किसी की गलत पेंशन कटी है वो उसको ऑनलाइन यानी सबमिट करे। फिर हमारे एडीसी लेवल पर और क्रिड का जो हमारा डिपार्टमेंट उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं और उसको पुनः पेंशन चालू करा देते हैं। और जिनकी पेंशन गलती से कटती है, बीच में कुछ महीने नहीं मिलती, उसका एरियर वो भी देते हैं। तो उसके जो कुछ आंकड़े हैं, जैसे रोहतक जिले के कुल इनकम के कारण से 1509 लोगों की पेंशन रोकी गई थी, लेकिन शिकायत मिलने पर उसमें से 170 की दोबारा चालू कर दी गई है। सक्षम युवाओं को हमने लगा करके कि जिनकी सूचना थी कि उनका देहांत हो गया और उसमें कुछ ना कुछ सर्वे में गलती हुई है, 14,691 पूरे हरियाणा में और 1,298 थे सिर्फ रोहतक में। ऐसे लोगों की जो एंट्रीज ये बताई गई कि इसकी डेथ हो गई है, तो ऐसे लोगों की पेंशन रोकी गई। लेकिन उसमें शिकायतें मिली हैं, खास करके रोहतक से भी शिकायतें आई थी। जो 102 साल के एक बुजुर्ग का विषय था दुर्चंद, तो वो भी उसकी तहकीकात कर ली गई, वो गलत कटी है। ऐसे रोहतक में 30 लोगों का अभी तक ये शिकायत मिली है कि उनका गलत उनको मृत्यु का दिखाई गई है, लेकिन वो भी जिंदा है। ऐसे लोगों की रिइंस्टेट कर दी है। हमारा अभी भी कहना है कि ये जिम्मेवारी ठीक है, जो एंट्री करता है गलत करता है उसके ऊपर तो हम डालेंगे ही,
लेकिन जिसकी पेंशन कटी है उसको तुरंत और अपने पोर्टल पर जा करके अप्लाई करना चाहिए, मेरी गलती से कट गई है, उसकी वेरिफिकेशन करना ये डिपार्टमेंट का काम है, वेरिफिकेशन करेंगे और तुरंत उसको चालू करेंगे। कुछ फरियादी नगर निगम की सीवरेज समस्या तो कोई रजिस्ट्री का मामला लेकर सीएम के दरबार में पहुंचा। वहीं कुछ चौकीदारों ने भी पहुंचकर मांग करते हुए कहा कि उनका मानदेय नहीं मिल रहा है। इस पर सीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि तत्काल समस्या का समाधान कराया जाए। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने खुले दरबार में लाखन माजरा के ग्राम सचिव अमित कुमार को निलंबित कर दिया, क्योंकि उनके कार्य में कोताही थी। सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। बीडीपीओ की भी जांच की जाएगी। सिस्टम बने हुए हैं। अब हमने, जैसे पुलिस है, पुलिस का कोई अधिकारी अगर गलती करेगा तो पहली बात तो कि उसकी जांच कहीं ना कहीं दूसरी एजेंसी से वो कराते हैं। कभी पुलिस का केस हम क्राइम को भी देते हैं, कभी सीआईए को भी देते हैं, कभी सीबीआई को भी देते हैं, विजिलेंस को भी देते हैं, और उसमें जो अधिकारी की गलती मिलती है उसका जितना दोष होता है उसके हिसाब से उसको दंडित भी करते हैं। कोई वार्निंग देनी है वार्निंग भी देते हैं। अब आज जैसे एक ग्राम सचिव का विषय आया कि उसने पैसे निकाल लिए और पंचों का जो देना है, क्या उसको मानधन बता देते हैं, वो उसने दिया नहीं, और अभी वो कहता है ठीक है मैं जमा करा दूंगा। अब उसको तुरंत सस्पेंड किया है। डीसी साहब को कहा कि उसकी इंक्वायरी करें, और इंक्वायरी करने के बाद दोषी अगर पाया गया तो एफआईआर भी कराएंगे, उसको अंदर भी कराएंगे, उसकी जो कुछ खिलाफ कार्रवाई करनी होगी सब। बहरहाल सीएम मनोहर लाल बदले हुए तेवर में नजर आए। कैनाल रेस्ट हाउस में उन्होंने कई घंटे तक लोगों की समस्याएं सुनी। खास बात यह है कि हर समस्या को गंभीरता से सुनकर ज्यादातर का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इधर हरियाणा सरकार ने जेबीटी शिक्षकों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजबूती से अपना पक्ष रखा। सीएम ने कहा कि कोर्ट ने इस पर परमिशन दी है, इससे बहुत से लोगों का भला हुआ है, उनकी नौकरी बच गई है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। ये रिपोर्ट देखिए। जेबीटी शिक्षकों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने इन जेबीटी शिक्षकों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजबूती से पक्ष रखा। हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि इन लोगों को भी कोर्ट नौकरी पर रखने की अनुमति देता है तो उन्हें नौकरी पर रखने के लिए सरकार तैयार है। कोर्ट ने इस पर अनुमति दी और इससे बहुत से लोगों का भला हुआ है, उनकी नौकरी बच गई। ये चूंकि वो एक कोर्ट के डिसीजन के कारण से उनके साथ एक अन्याय हुआ था। दो भर्तियां दोनों को मान्यता कोर्ट ने दे दी। पहले एक की मान्यता थी, फिर तो हमने कहा भी एक की मान्यता दूसरे शायद नहीं मिलेगी। कोर्ट ने दूसरा भी मान्यता कर दी। फिर उन दोनों को मिला करके मेरिट के लोग रख लो। बाद में अभी जो नीचे लोग रह गए उनको बाहर कर दिया हाई कोर्ट ने। अंतोगत तो हमको लगा कि इनका अन्याय हो रहा है कि 5 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया कि हमारे पास वैकेंसीज हैं, आप इन लोगों को भी अगर अलाउ करते हैं तो हम इनको नौकरी पर रखना चाहेंगे। तो उन्होंने अलाउ कर दिया है और इतने सारे लोगों का भला हुआ है, उनके परिवार, उनकी नौकरी बच गई है, ये उसमें अच्छी बात है। मुख्यमंत्री आधार कार्ड से जुड़ी एक कार्यशाला के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें आधार की तरह 134 करोड़ लोगों का डेटाबेस तैयार हो। यह हमारे देश की विशेषता है। आधार से व्यक्ति की विशिष्ट पहचान बनती है, जिससे उसे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल सके। इसके बहुत फायदे हुए हैं। आधार के कारण ही बहुत से ऐसे लोगों की पहचान की गई जो असल में उन योजनाओं के पात्र नहीं थे, लेकिन उनका लाभ उठा रहे थे। हर पूरे देश भर में और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है कि जितना बड़ा डेटाबेस आधार का 134 करोड़ लोगों का भारतवर्ष का है, इतना बड़ा डेटाबेस और कहीं का नहीं है। और ये इस देश की एक विशेषता है कि जिस काम में लगते हैं तो आधार पूरे तन्मयता से लगते हैं। आधार इसलिए कि व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान, उसकी स्थानीय पहचान, उसकी व्यक्तिगत पहचान, ये सब बने, ताकि जो व्यक्ति को स्कीम्स का लाभ है या उसकी पहचान के नाते से जो उसको उपयोग होता है वो सुनिश्चित किया जा सके। इसके बहुत बड़े लाभ हुए हैं। खास करके स्कीमों में जो घोस्ट बेनिफिशरीज होते हैं उनको निकालने के लिए बहुत बड़ा एक टूल है। मैं इसमें इतनी बात जोड़ना चाहूँगा कि हरियाणा में इससे भी आगे बढ़ करके हमने परिवार की पहचान उसको भी जोड़ा है
ये सारी पहचान तो आधार की है ही है, लेकिन परिवार के नाते से एक परिवार की भी पहचान हो तो परिवार पहचान पत्र जो हमने बनाया है उससे भी और अतिरिक्त लाभ हुए हैं। एक परिवार की कुल स्थिति जानने के बाद उस परिवार को किस चीज़ की आवश्यकता है, परिवार का इनकम लेवल क्या है, उस परिवार को स्कीमों का लाभ हम कैसे दे सकते हैं, ये सारा हमने किया है और इसकी सराहना भी यूआईडी के लोग भी कर रहे हैं। देश में बाकी भी प्रांत इसको फॉलो करने के लिए वहाँ उनको कहा गया है कि हरियाणा के पहचान पत्र का अध्ययन करें और इस अनुसार आगे बढ़ें। तो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट हमारा ये इसी के माध्यम इनके यूआईडी के माध्यम से आगे जब बढ़ेगा तो इसका उपयोग बाकी लोगों को भी होगा। प्राधिकरण बना है, हमारे यूआईडी प्राधिकरण के सीईओ हैं श्री सौरभ गर्ग जी, और यहाँ भी हमने जो क्रिड डिपार्टमेंट बनाया है, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डाटा करके वो जो डिपार्टमेंट है वो ये सारे काम करता है कि इसकी उपयोगिता और कैसे कैसे हो सकती है। तो हर जगह अलग अलग व्यवस्था है, तो हमारे क्रेडिट की व्यवस्था बनी है, वो अलग से डिपार्टमेंट केवल इसीलिए बनाया है कि परिवार पहचान पत्र और उसके माध्यम से हम आगे क्या क्या लोगों को योजनाएं सेवाएं दे सकते हैं उसका लाभ उनको मिले। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर घर को छत मिले, ये उनका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिना जमीन वाले पात्र लोगों को घर मिले, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। हरियाणा का हाउसिंग फॉर ऑल विभाग भी इस संबंध में सर्वे का काम कर रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद पात्र परिवारों को जरूर सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा फॉर ऑल विभाग को जल्द से जल्द सर्वे को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कंडीशंस हैं कि इसके पास प्लॉट होना चाहिए, उसको पैसा उस हिसाब से मिल सकता है। बहुत ऐसे परिवार हैं जो होमलेस हैं, लैंडलेस भी हैं, जिनके पास प्लॉट नहीं है, और उसमें पहले पंचायती ज़मीनों में से उनको जो 100 गज के प्लॉट दिए गए, लेकिन फिर भी बहुत परिवार बचे हैं जिनके पास वो प्लॉट भी नहीं और पंचायतों की ज़मीनें भी वहाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए ऐसे परिवारों के लिए हम योजना बना रहे हैं, सर्वे चल रहा है। उस सर्वे में जितने भी परिवार आएंगे ऐसे लोगों को कोई ना कोई सरकार की ओर से सहयोग होगा। हम केंद्र सरकार को भी अनुरोध करेंगे कि भी उस प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे परिवारों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है। जब योजना बनेगी उसके बारे में एक सवाल का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती और जीरो बजट खेती को देश भर में बढ़ावा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आह्वान है। उन्होंने कहा कि गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हरियाणा में आ रहे हैं। इस विषय पर दोनों प्रदेशों के उच्च अधिकारी मंथन करेंगे। हरियाणा में जो व्यक्ति प्राकृतिक खेती को शुरू करेगा और एक गाय खरीदेगा तो उसके लिए सरकार द्वारा 25,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा भी की गई है। और प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती, इसको बढ़ावा सारे देश भर में दिया जाए, ऐसा केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आह्वान है। हम उसमें हरियाणा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने जो इस खेती को शुरू करेगा और एक गाय के पालन के लिए या उसकी खरीदने के लिए 25,000 रुपये का अनुदान भी हमने घोषित किया कि गाय के लिए 25,000 रुपये देंगे, 4 ड्रम देंगे और जो आवश्यकताएं हैं वो भी किसानों को पूर्ति। मनोहर सरकार ने आधार से आगे बढ़कर परिवार पहचान पत्र को जोड़ा है। UIDAI द्वारा आयोजित कार्यशाला में आधार कार्ड के उपयोग को सरल बनाने और तकनीक के साथ जुड़कर आधार कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा हरियाणा सरकार के कई अधिकारियों ने भी कार्यशाला में हिस्सा लिया। इधर सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सतत विकास को लेकर आयोजित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नीति आयोग के निर्देशानुसार सभी विभाग रैंकिंग में सुधार करने के लिए पैरामीटर अनुसार कार्य करें ताकि सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2030 को हासिल करते हुए सतत और समावेशी हरियाणा 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। सतत विकास को लेकर मनोहर बैठक। लक्ष्य को हासिल करने में जुटे सीएम, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। नीति आयोग के निर्देशानुसार सभी विभाग रैंकिंग में सुधार करने के लिए पैरामीटर अनुसार कार्य करें ताकि सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2030 को हासिल कर सतत और समावेशी हरियाणा 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके।
ये बातें सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में सतत विकास को लेकर आयोजित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही, जिसमें 16 विभागों के मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया गया। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किन किन बिंदुओं पर सीएम मनोहर लाल का पूरा फोकस रहा। इन बिंदुओं में गरीबी, स्वास्थ्य, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, लिंग समानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानता कम करना, सतत शहर एवं समुदाय, सतत उत्पाद एवं खपत, पर्यावरण कार्य, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, ये तमाम बिंदु शामिल रहे। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि विजन 2030 के तहत सरकार सोसाइटी एवं प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर कार्य करेगी, ताकि सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2047 का लक्ष्य हासिल करने में कोई दिक्कत न आए। सीएम ने कहा कि जो विभाग सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2030 की रैंकिंग और पैरामीटर में कमजोर है, उन पर ध्यान दें। सभी उपायुक्तों के साथ हर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की भी तैनाती हो। हर महीने बैठक आयोजित कर सतत विकास के लक्ष्य को लेकर समीक्षा करें। उसकी रिपोर्ट तय समय में सरकार को भेजी जाए। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिला स्तर पर इंडेक्स तैयार किए। सभी जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर आकलन किया जाए। इसके साथ ही अलग अलग हेड बनाकर बजट का भी प्रावधान हो। इंडेक्स में हरियाणा 57 से बढ़कर 67% तक पहुंच गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्तर पर समूहों में कार्य किया जा रहा है। 5 वर्ष आयु के सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित होगी। पर्यावरण के क्षेत्र में और सुधार करने के लिए बेहतर कार्य जारी हैं। इस अवसर पर सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2030 एवं सतत और समावेशी हरियाणा 2047 को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इसमें विस्तार से अवगत करवाया गया कि अब तक प्रदेश में विभागों ने क्या प्राप्त कर लिया है और विजन 2047 के अनुसार क्या प्राप्त करना है तथा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये पूरी कोशिश है कि सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2030 को हासिल किया जा सके और इसी को लेकर सीएम पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की, जिस दौरान ये ऐलान किया गया कि जल्द ही गन्ने के भाव तय किए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मनोहर राज में किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द ही तैयार किए जाएंगे गन्ने के भाव। एथेनॉल प्लांट कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। हरियाणा की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि शुगर मिलों में लगाए जाने वाले एथेनॉल प्लांट के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी ताकि इनके चलने से किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। इसके अलावा किसान गन्ने की नई किस्म 15,023 की अधिक से अधिक पैदावार करें। इस किस्म पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जेपी दलाल गन्ना नियंत्रक बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि शाहबाद शुगर मिल में 60 KLPD क्षमता का एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा चुका है और पानीपत शुगर मिल में 90 KLPD क्षमता का एथेनॉल प्लांट शीघ्र ही लगाया जाएगा। इसके अलावा रोहतक, करनाल, सोनीपत, जींद, कैथल, महम, गोहाना और पलवल शुगर मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। और आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हमारी कोऑपरेटिव शुगर मिल की आए। और एथेनॉल प्लांट हमने पानीपत में लगा दिया है, शाहबाद में, और पानीपत की कैपेसिटी बढ़ा दी है। और आने वाले वक्त में और मिल भी जो कोऑपरेटिव के हैं एथेनॉल प्लांट लगाएं, जिससे किसानों को अपने भाव देने में कोई दिक्कत ना हो, उसको अच्छी भाव किसानों को गन्ने का मिले। और देश में जो एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग चल रही है उससे हमारी विदेशी मुद्रा भी बचे। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में किसानों को सबसे ज्यादा गन्ने का भाव देने वाला हरियाणा प्रदेश है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान हितैषी हैं और सदैव किसानों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई को ध्यान में रखते हुए जल्द ही गन्ने के भाव तय किए जाएंगे। किसानों के गन्ने के बकाया राशि का 100% भुगतान कर दिया गया है। केवल एक शुगर मिल का शेष है। उस शुगर मिल के किसानों की बकाया राशि का भुगतान भी जल्द ही करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा का जो केन कंट्रोल बोर्ड है उसकी मीटिंग हुई और हमारे जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारी, कोऑपरेटिव मंत्री बनवारी लाल जी, हमारे कृषि की एसीएस और जो कोऑपरेटिव मिल हैं उनके अधिकारी, प्राइवेट मिल के अधिकारी उसमें शामिल हुए और सारे पिछले साल का रिव्यू किया गया और आगे साल के टारगेट दिए गए। और खुशी की बात है कि हरियाणा में किसानों की गन्ने की पेमेंट एक मिल को छोड़ के 100% पेमेंट हम कर चुके हैं। और हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा भाव गन्ने का देने वाला प्रदेश है। अधिकार आज की मीटिंग में ये हमें मिला है कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आने वाले क्रशिंग सीजन का गन्ने का भाव कुछ दिनों में हम डिक्लेयर करेंगे। और नई जो गन्ने की वैरायटी आई है 15-023, जिसके बारे में अभी HAU ने टेस्टिंग नहीं की है, सर्टिफिकेशन नहीं किया है, उनको कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी इसका सत्यापन करें। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों के लिए गन्ने की नई किस्म तैयार की गई है। इस किस्म को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को भी जल्द ही इस किस्म के सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस किस्म का ज्यादा से ज्यादा बीज तैयार किया जाए ताकि किसान इसका अधिक उत्पादन कर लाभ उठा सके। इस किस्म को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष इस नई किस्म की बिजाई वाले किसानों को भी सत्यापन करके वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सहकारी शुगर मिलों एवं प्राइवेट शुगर मिलों के उत्पादन में जो अंतर है, इसे दूर करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर शुगर मिलों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस वर्ष शुगर मिलों का पेराई सत्र पिछले सत्र से पहले शुरू किया जाएगा ताकि किसान आगामी फसल की बिजाई आसानी से कर सके। क्योंकि भारत सरकार ने इसको सत्यापन कर दिया है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बीज तैयार करें। कृषि विभाग जो है किसानों को आर्थिक सहायता देगा जो बीज तैयार करेंगे। और एक कमेटी का गठन किया गया कि जिससे प्राइवेट मिल की रिकवरी और कोऑपरेटिव मिल की रिकवरी में जो गैप है उसको दूर करने के लिए वो सुझाव देंगे। बैठक में गन्ने की नई किस्मों को तैयार करने के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल को 50 एकड़ भूमि देने के लिए भूमि का चयन करने के भी निर्देश दिए गए ताकि प्रदेश के किसानों को नई नई किस्मों के बीज उपलब्ध करवाए जा सके। इसके अलावा पुरानी गुड़ खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस नवीनीकरण करने और नई इकाइयों को लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया। पिछले साल 168 गुड़ और 2 खांडसारी इकाइयों को लाइसेंस जारी किए गए थे। मनोहर लाल में किसानों के लिए समय समय पर खुशखबरी आती रहती है। मुख्यमंत्री का ये अथक प्रयास है कि किसानों की आय को दोगुना कर सकें और प्रदेश में खेती की तस्वीर को बदला जा सके। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।